हेलो, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे पास जो है, तो मैं इंट्रो कराना चाहूँगा पहले स्टूडेंट्स के साथ सबका। मैं रिंकू सिंह राही हूँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, और यहाँ पर IAS PCS कोचिंग सेंटर यहाँ पर केंद्र प्रभारी हूँ। आपके साथ मैडम जुड़ी हुई हैं, बुशरा बानो मैडम, डॉक्टर बुशरा बानो मैडम जो हैं, आप SDM हैं 2017 बैच के, और आपने 2018 बैच के IRTS हैं। आपको बताएंगे सारी चीज़ों की कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। आपके जो हैं सचिन सर हैं, शिव कुमार जी हैं। आपने जो है 2018 में IRTS सिविल सेवा से, उससे पहले CTU रह चुके हैं, और PCSP भी सिलेक्टेड हैं। सर का भी काफ़ी बड़ा अनुभव है PCS के इंटरव्यू का। तो सर और मैम चाहूँगा मैं कि कैंडिडेट्स आ चुके हैं, लगभग काफ़ी कैंडिडेट हो चुके हैं हमारे पास, अराउंड 25 से 26 हो चुके हैं। तो मैम प्लीज़ आप लोग लीड दीजिए। हेलो फ्रेंड्स। हेलो मैम। हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और कैसी तैयारी चल रही है? मैम अभी तो सिर्फ मतलब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस और बाकी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने नोट किए हैं 50 के अराउंड, तो उनको प्रिपेयर करने की कोशिश है कि फॉर अगेंस्ट पॉइंट लेने की, मतलब इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो आप कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखेंगे या हमें कुछ ब्रीफ करना होगा? आप बताइए कैसे रखना पसंद करेंगे। मैम आप ही ब्रीफ कर दीजिए मेरे ख्याल से, बाकी लोग। ओके। तो मेरा नाम डॉक्टर बुशरा बानो है, जैसा सर ने बताया है। मैं इस टाइम उप जिलाधिकारी SDM हूँ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मैंने 2017 का UPPCS में मेरी 6ठी रैंक आई थी, और साथ ही 2018 UPSC में मेरी रैंक 270 थी और मुझे IRTS अलॉट हुआ था। इसके अलावा उससे पहले भी काफी सारा एक्सपीरियंस है। लाइक मैंने आई वाज मैनेजर इन कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्ना है इंडिया की, और 7 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है इंडिया का, सऊदी का, ऑन डिफरेंट प्लेसेस। सो टोटल 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसमें मैंने काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी। तो थोड़ा सा उन्हीं के बेसिस पे, थोड़े से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ मैं शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें इंटरव्यू के लिए कि हमें जाना है जब इंटरव्यू हॉल में, तो कैसे रहना है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि अभी से अगर आपका एग्जाम, आपका इंटरव्यू अगर 10 दिन बाद है या 15 दिन बाद है या 2 दिन बाद है, तो हमें अभी कैसे रहना है, सबसे पहले हमें इस पे बात करनी होगी। क्योंकि हम जितने ज्यादा कूल माइंड रहेंगे उतने ज्यादा हम कूल माइंड अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचो कि अगर अभी से आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर दिया और आप इंटरव्यू हॉल में पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल कूल रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी से रहने का मतलब है कि आप जब तक वहां ना जाएं तब तक आप बहुत ज्यादा ना तो ओवर एक्साइटेड हो ना ओवर नर्वस हो। क्योंकि जब हम इंटरव्यू हॉल के बाहर होते हैं तो आप चाहे जितने भी एक आपका टेम्परामेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ेगी जरूर। इतना मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन अभी से आपको ना जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो अपने खाने पीने का सबसे पहले ख्याल रखना है आपको, और अपनी नींद आपको प्रॉपर लेनी है। जितना आपने पढ़ना था आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ अलग से नहीं आने वाला है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर आप करंट अफेयर की बात करो तो बहुत ही मेजर टॉपिक होंगे, जैसे इंडिया चाइना रिलेशनशिप है उस पर क्वेश्चन हो सकता है, इंडियन नेपाल रिलेशनशिप है। जो CNRC चला वो तो थोड़ा लेट भी हो गया है, लेकिन अभी जैसे कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं वही आपको देखने हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत माइन्यूट डिटेल पढ़नी है। तो आप पढ़ने से ज्यादा अपने अपने बॉडी का, अपने अपने खान पान का ज्यादा ध्यान रखें। ये हो गई अभी की बात। जब आप
इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कैसे ड्रेसअप होना है ये तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन बस कोशिश करें कि अपने आप को जितना ज्यादा सिंपल रख सके। सिंपल के साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ही ज्यादा आपने सिंपल कर दिया, आपको पता है कि आपको क्या कैरी करना है, लेकिन साथ में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो चीज होती है जेस्चर्स। आपका जेस्चर्स कैसे हैं बात करते टाइम, आपका पोस्चर्स कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है उन लोगों के साथ। अब जैसे लोग वहां पे आमतौर पर 5 लोग होते हैं किसी इंटरव्यू में, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ऐसा नहीं है कि आप उसी को जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब सारे 5 लोगों को देना है। अब जैसे मेरे स्क्रीन पे इस टाइम बस कुछ एक फूल आ रहा है, एक फ्लावर आ रहा है, तो मेरा आई कांटेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। जैसे अभी बात करते टाइम जब हम किसी से बोलते हैं सामने तभी एक कम्युनिकेशन भी बेटर हो सकता है। तो इसलिए आपको आई कांटेक्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उसमें एक जो बंदा होता है वो प्योर साइकोलॉजिस्ट होता है। मैंने साइकोलॉजी में आई मीन टू से कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीएचडी की है, तो उसमें हम लोग एक बंदा बस यही चेक कर रहा होता है कि आप कैसे चीजों को ले रहे हैं। लाइक आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको बिल्कुल ही गवारा ही नहीं है, तो वो बहुत सारे टाइम ऐसे स्ट्रेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। तो आपके जो चेहरे के उतार चढ़ाव है ना, ये भी बहुत कुछ बयां करते हैं कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो आपको इन सारी चीजों में कूल रहना है। बैठना कैसे है ये आपको बहुत सारी कोचिंग ने बता दिया होगा, लेकिन कोशिश करें कि स्ट्रेट बैठें अच्छे से। आप जब जाएं तो स्माइल के साथ सबको ग्रीटिंग करें, जो भी गुड मॉर्निंग है कि गुड आफ्टरनून है या नमस्ते है या जो भी है, तो आप एक अच्छी सी ग्रीटिंग करें, चेहरे पे स्माइल रखें। अगर वो कहें तभी बैठे, अगर उन्होंने नहीं कहा तो आप बैठे नहीं वहां पे। जब आपको परमिशन मिल जाए तब आप बैठ जाएं, उसके बाद आप थैंक यू कहें। थैंक यू कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना अभी से ही अपनी लाइफ में थैंक यू सॉरी कहना सीख जाइए। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो कहें ना कहें उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी का जो पीरियड है और जितना भी लाइफ में आप पोलाइट रहेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि एक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग तभी रहेंगे जब आप बहुत पोलाइट रहेंगे लाइफ में। तो आप उनसे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसी का आंसर दें। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सिंपली से कि सर मुझे ये आंसर नहीं आता है, या अगर आपको आप कहें कि क्या मैं गेस कर सकता हूँ अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। लाइक दे आस्क यू, इफ दे आस्क यू लाइक व्हाट्स द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री, तो यू नो दैट इज अराउंड 70%, एग्जैक्टली दैट इज 74%। लेकिन अगर आपको पता है कि वो 70%, तो सर आप कैसी है, सर मुझे गेस के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि 70% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गेस ही गलत कर दें। फैक्ट तभी आंसर कीजिएगा जब आपको उसका एग्जैक्ट आंसर पता हो। मतलब घुमाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन यू। सामने वाला बंदा मतलब 10 साल से वो इंटरव्यू ही ले रहा है, उसे पता है कि कैसे आप आंसर करोगे। तो कभी भी उन्हें ना समझिए कि मुझे ज्यादा आता है उन्हें नहीं आता। हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में उनसे ज्यादा आता हो, लेकिन वो आपके सामने वाली सीट पे है, मतलब कि उनको आप घुमा नहीं सकते। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आप बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देने की, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मत दें। आपको कुछ अगर नहीं पता है तो हर इंसान को आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो, विकीपीडिया नहीं हो कि गूगल किया और आपको सब कुछ पता हो जाए। तो आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। और जो टेस्ट ऑफ नॉलेज है वो ऑलरेडी हो चुका है। इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी ओनली। इट जस्ट दे जस्ट वांट टू नो कि आपकी क्या पर्सनालिटी इस लायक है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सके। तो इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट। तो आप नॉलेज बहुत ज्यादा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पर्सनालिटी दिखाने की जरूरत है कि आप कितने एथिकल हैं, आपका एप्टीट्यूड कितना पॉजिटिव है, आप चीजों को कितना अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, आप कैसे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। अगर उन्हें टॉपर्स ही चाहिए होते यूपीएससी को या यूपीपीसीएस को, तो यूनिवर्सिटी में जो टॉप करता उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता।
लेकिन दे डोंट वांट टॉपर, दे वांट एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्वालिटी है, जो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जो आपका ओपननेस है, ऑनेस्टी है, परसिवरेंस है, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर वो चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप को आप कितना अच्छे से सेल कर सकते हैं, कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना बेटर आप ह्यूमन बीइंग है, वही मेरे हिसाब से चेक होता है। आप सचिन साहब आपको इसके बारे में और नॉलेज देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। उसके अलावा भी मैं बोलती रहूंगी। सचिन, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, देखिए जैसे राही साहब ने मेरे बारे में बता ही दिया है। मुझे लगभग यूपी पीसीएस के 6 से 7 इंटरव्यू का अनुभव है। मैं कंटिन्यू यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। डीएसपी 2017 बैच, इससे पहले 2016, 15, 14, 13 सेल्टेक्स ऑफिसर रहा। यूपीएससी में आईआरटीएस ऑफिसर प्रेजेंट में, उससे पहले असिस्टेंट कमांडेंट। इतना मैं चुका हूँ। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं भी आपको शेयर करना चाहूंगा। इसी अर्थ में कैंडिडेट बताना चाहूंगा कि सर की मेहनत की बदौलत ही, सर की जो स्ट्रेटजी थी, सर ने जो क्वेश्चन गैस किए थे मेंस के, हमारे कम से 50 to 70% क्वेश्चन मैच किए थे। सटीक गैस था सर का जो है। प्लीज सर। सर वो सर एक्सपीरियंस होते होते इतना हो ही जाता है। देखिए मैंने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया इंटरव्यू, और यूपीपीएससी का। दोनों चीज में थोड़ा जो डिफरेंस होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यूपीपीएससी से जब आप एग्जाम इंटरव्यू देने जाओगे तो यूपी में थोड़ा ट्रेंड अलग होता है, ठीक है। वहां पे कुछ कंसेप्चुअल, मतलब आपकी व्यू जानने के साथ साथ कुछ फैक्चुअल नॉलेज पे भी फोकस कराया जाता है यूपीपीसीएस में, जो कि अमूमन यूपीएससी में नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं पहले से स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे अभी सीजन क्या है, हम कपड़े क्या पहने, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो आपको गर्मी का सीजन है, ऐसा नहीं बहुत सारा कूल है, ठंडा हो रहा हुआ जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमें जैसे मैडम ने बताया कि बिल्कुल सिंपल वे में हमें जाना है। पैंट शर्ट अच्छा मैचिंग का हो, ऐसा ना हो बिल्कुल आप रेड शर्ट पहन के जा रहे हो या रेड शर्ट पहन के येलो शर्ट पहन के रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइट स्काई ब्लू, व्हाइट कलर, इस तरह से मैचिंग में होना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू जाने से पहले कम से कम 7 दिन पहले अपने हेयर कट, स्पेशली बॉयज के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, हेयर कट, अपनी क्लीन स्किन पे उस पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पर्सनैलिटी बता देगी कि इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो आप किस तरह से पर्सन हो। अब कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू आप एंट्री करते हैं तो वो आपका टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं कि भाई एग्रेसिव कितना हो रहा है। मेरे संग काफी हुआ है कि फैक्ट पूछेंगे आपको। जैसे आपका नाम क्या है? किंग कॉन्ग लिखा हुआ है। तो मेरा नाम काशिफ अली है सर। हाँ काशिफ। जैसे उससे पूछेंगे भाई मान लो आपको कोड होगा, ठीक है, वो कहेंगे अरे नहीं आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में, वो आपको मतलब एग्रेसिव करना चाहेंगे। तो जैसे मैडम ने बताया हमें एग्रेसिव नहीं होना, नंबर 1। हमें उनके साथ किसी भी बातों में उलझना नहीं है। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, पता चलेगा हम बहस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन अपनी बात को पोलाइटली हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर मुझे मैं अपने पक्ष इतना ही जानता हूँ, हो सकता है मैं रीचेक कर लूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उन लोगों का भी ईगो हर्ट नहीं होगा और आप अपनी बात कहते हुए भी निकल जाएंगे, ठीक। जैसे मैडम ने बताया कि हम लोग वो नॉलेज चेक करने का कतई उनका इंटेंशन नहीं होता। हम अपनी प्री और मेंस में अपनी नॉलेज दे चुके हैं, ठीक है। वो आपको जानना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है। कभी कभी हो सकता है आपसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। कोई सिचुएशन आपको बता देंगे कि आप बताइए इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है। अभी क्या होता है, अब से पहले 2017 से पहले थोड़ा ट्रेंड अलग था इंटरव्यू पूछने का। उसमें क्या करते थे, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं पूछेंगे और आपसे बैकग्राउंड बहुत कम पूछ रहे थे। लेकिन थोड़ा 17 में हम लोगों के साथ थोड़ा ट्रेंड बदला है वहाँ पे, जैसे हम लोगों ने फील किया है। तो वो डायरेक्टली तो नहीं पूछते, तो आपसे पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो कहाँ से मतलब का आपको पता होना चाहिए, कहाँ से आए हैं। वो पूछेंगे आपने क्या किया हुआ है, आप बताना पड़ेगा आपको क्या किया, क्या क्या का मतलब जॉब कर रहे हैं या कोई अपने ग्रेजुएशन किया है या आपने वो किया है। अब
कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट थे, ठीक है, तो आपके मान लो एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट रहे हो उसके बारे में छोटा छोटा बेसिक चीज आप पढ़ ले जाइए, ठीक है। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स रहा है ग्रेजुएशन में, सोशियोलॉजी रहा है, इंग्लिश रहा है, तो मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अमूमन पूछेंगे कि आपको सिविल सर्विस में ऑप्शनल क्या है, तो आपको ऑप्शनल पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऑफ नॉलेज एक ही लेके चले जाना। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी आई थिंक 11 जुलाई से इंटरव्यू प्रपोजल सुनने में आई है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ 11 या 8 से इतना सुनने में आई है। तो इस बीच आप कीजिए रेगुलर न्यूज़पेपर आप डीपली पढ़िए, उस पर अपने खुद की व्यूज बनाइए, ठीक है ना। आपकी खुद की व्यूज बनाइए कि क्या हम कह सकते हैं। जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि हम सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ठीक है। ये सेम वाक्य मेरे साथ यूपीएससी में हुआ था। उन्होंने बोला था कि आप ये भूल जाइए केंद्र में किस राजनीतिक पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, आप हमें ये बताइए सरकार की कुछ कमियां, कुछ सरकार की कुछ स्कीम्स की क्रिटिसाइज कीजिए। तो वो क्या होता है, जैसा आप कुछ भूल रहे होंगे तो वो कॉर्डियल होता है, काफी कोऑपरेटिव बोर्ड होते हैं, तो आप कहीं अटक रहे होंगे सब जाएंगे अच्छा ये चीज, तो आपको याद आने लगेगा। तो आप निष्पक्ष हो गए, सरकार की जो कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इस तरीके से इस वे में बताइए कि सामने वालों को भी लगे हाँ भाई ये वास्तव में गलती है सर, मतलब ये कमियां हैं, इसको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, मैडम ने बताया अपने आप को जितना कूल लग पाओ कूल रखिए, बिना टेंशन के आप ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपके 2-4 फ्रेंड होते हैं, उनके साथ मिलिए कि भाई फ्रेंड से बोल दीजिए कि मेरा रैंडमली मुझसे कुछ चीज पूछो, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इससे मेरे रिगार्डिंग कितने क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। जाने कि जितना आपने क्रॉस क्वेश्चन यहाँ घर पे तैयार कर लिया, उतना इंटरव्यू बोर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग घुमाने में सक्षम हो पाओगे, ठीक है। अगर हम बिना तैयारी के गए तो इंटरव्यू बोर्ड क्या करता है कि वो बोर होने लगता है आपसे, तो थोड़ी बहुत 5 मिनट 7 मिनट बाद आपसे कहेगा ठीक है आप जाइए। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सही तरीके से जज नहीं कर पाता और मार्क्स हमारे उल्टे सीधे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अपना ऑप्शनल जो भी ऑप्शन है आप लोगों का, मोटा मोटा सब कंसेप्चुअल चीज पता होना चाहिए, मोटा मोटा। जैसे मैं हिस्ट्री का ऑप्शनल हूँ, मेरा हिस्ट्री का अशोक का धर्म कैसे है, अशोका के बारे में बताइए, ठीक है। भाई दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक कितना डिक्लाइन जब हुआ था, फिरोज तुगलक कितना रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और रैंडमली कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वो क्विक आंसर चाहता है कि आप कितना अलर्ट हो, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा हो तो इंटरव्यू वाले पोर्शन में उसमें लिखा रहता है कि हम कैंडिडेट से चाहते हैं कि अलर्टनेस हो उसमें, ठीक है। अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट हो उसके प्रति अलर्ट हो, क्या चल रहा है, ठीक है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे एटलीस्ट उस दिन का फ्रंट का न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, कि भाई फ्रंट की न्यूज क्या है। देखो मैं अपनी गलती से बता रहा हूँ, मुझसे भी पूछा था कि भाई अपनी फ्रंट आज की फ्रंट की न्यूज क्या थी, तो मैंने कहा था इलाहाबाद में सिलेंडर में आग लग गई। तो ये मेरा बहुत गलत था, ये मेरा शुरुआत का इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू, तब की बात बता रहा हूँ। तो आपको इसमें क्या करना, नेशनल इंटरनेशनल, तो अगर कोई स्कीम है फ्रंट पेज पे वो पता होना चाहिए, कोई नेशनल लेवल की बात हो वो पता होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल लेवल की बात हो वो पता होना चाहिए, कोई बहुत ही मतलब सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे ये काम आप कर लोगे, अखबार भी आप रेगुलर पढ़ लोगे। इन दिनों आप विशेष आता ना डिबेट सुन सकते हो किसी इन टॉपिक्स में, राज्यसभा की डिबेट्स, इससे क्या आपके व्यूज क्लियर हो पाएंगे। जैसे मैडम ने बताया था, अभी से मान के चलिए आपका इंटरव्यू कल होने वाला है, अभी से अपने पर्सनैलिटी मतलब बोलना चालना बैठना, इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, घर का आईना होता है, शीशा होता है, मिरर के सामने आप उनके सामने बैठिए और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आई टू आई कांटेक्ट मिलाइए अपने आप से। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस ही इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हो सकता है आपको बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ठीक है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम सरेंडर कर देते हैं। हमें सरेंडर नहीं करना, अपनी जगह अगर हम क्लियर नहीं है
तो क्योंकि हम वो काफी एक्सपर्ट लोग हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो उनको पोलाइटली बोल दीजिए सॉरी सर, मैं ये चीज मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही या मैं ये नहीं जान पा रहा, इसको बता सकते हो। तीसरी बात, दो चीज होती है, अगर आपसे उन्होंने फैक्ट पूछा, आपको नहीं आ रहा, तो आप मना कर सकते हो, सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। अगर आपने किसी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने या चेयरमैन ने ये पूछा अपने इसमें विचार बताइए, तो आप मना मत कीजिए उसको। वो आपके व्यूज पूछना चाह रहा है, आपकी थिंकिंग पूछना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ बताइए। मतलब जो भी बता रहे हैं आप उसको सपोर्टिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बताइए कि यूपी का विभाजन 4 भागों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप कहते हो सॉरी सर मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसका सपोर्ट करोगे या इसका अगेंस्ट जाओगे। अगर सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, अगेंस्ट जा रहे हो तो इसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। तो ये सब बातें ज्यादा प्रभावित करती है वहां पर। ये ध्यान रखिएगा, जहां आपके व्यू मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि भाई मान लो बोर्ड में फीमेल मेंबर हो, तो हम विश किसको करें सबसे पहले, उषा मैडम बताइएगा। क्या कह रहे हैं? अगर बोर्ड में फीमेल हाँ मेंबर हो, फॉर जी, एग्जांपल चेयरमैन तो अलग बात होगी, मेंबर फीमेल हो, तो हम विश किसको करें? विश सबसे पहले लेडीज को करनी चाहिए, लेडीज को, बिल्कुल। उसके बाद जेंट्स को करनी चाहिए। हाँ थोड़ा सा कन्वेंशनल है, लेडीज फर्स्ट काइंड ऑफ है। आप कहेंगे हेलो मैम या गुड गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। हाँ या तो बिल्कुल। या आप टोटल सबको एक साथ ही गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग सर, मैडम एंड सर। हाँ तो लेकिन तो नाम मैडम पहले आपका आना चाहिए, तो उसे मैडम थोड़ा आना सा चाहिए। लगता है कि हाँ आप एक्चुअली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि लेडीज का स्पेशली रिस्पेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी में आता है, आर्टिकल 51(8) रहता है। तो लेडीज को पहले हमें करना चाहिए एज अ कन्वेंशन। बिल्कुल ठीक है। कुछ देखो एंट्री जब करते हैं तो हमें किस लिए बोलना, ऐसा नहीं बहुत लाउडली बोले हो कि बहुत तेज आप बोलो, ऐसा नहीं है। इतनी वॉइस होना चाहिए कि आप उनको समझ पाओ, या उनको वो आपको समझ पाए, वो वॉइस सुन पाए कि मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। वो कहेंगे यस आइए। तो जैसे मैडम ने बताया कि जब तक वो परमिशन आते आप खड़े हो सकते हैं वहां पर, वो परमिशन देंगे। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक लेटर टाइप का मिलता है, एक मतलब कोड मिलता है, वो आपको देना पड़ता है चेयरमैन को, ठीक है। वो आप चेयरमैन वो कहेंगे बैठ जाइए, तो आपको बैठते वक्त थैंक यू सर, या अगर चेयरमैन मैडम हो तो थैंक यू मैम बोल सकते हो, बोलना ही पड़ेगा, सकते नहीं बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे हाथ चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बैठते हुए, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं है, सिंपल नॉर्मल सीधे हाथ रखिए, रख सकते हैं नॉर्मली। अब क्या हुआ, मान लो चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा नहीं करना कि केवल चेयरमैन की तरफ देख के आपको आंसर कर रहे हो। आंसर करते हुए एक दो मेंबर की तरफ ही आप आंखों को घुमा सकते हो, इसका मतलब होगा कि आप सबको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। इतना कर सकते हो इसमें। बस वैसे सीरियसली अगर एक बात कही जाए, जैसे जितनी चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएंगी। पता भी नहीं आएगा, इवन आपको ये भी हाँ पता नहीं ये चलेगा कि गुड मॉर्निंग कब बोल दिया। हाँ, ये एक फायदा रहता बिल्कुल है। भी ध्यान नहीं आएगा, इसलिए एक आध मॉक कर लेना होता है। तो हाँ जिससे थोड़ा सा हमारे उसमें आ जाता है। और चलिए अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है तो मैं कह रही हूँ कि आज से ही आप मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में हो, तो आप सबसे अगर इसी तरह से बिहेव करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर थोड़ा सा इनकलकेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सोचो कि किसको हमें थैंक यू बोलना है, किसको सॉरी बोलना है, तो वो एट ए टाइम सोच में नहीं आएगा। तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए कि घर पे अगर मम्मी से ने कुछ से नाराजगी हो गई या कुछ भी हो गया तो सॉरी मम्मी, इस टाइप से करना शुरू कर दीजिए तो ज्यादा ये बेहतर हैबिट में आ रहेगा। जाना चाहिए ना आपके, क्योंकि एक ना एक हम ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। जी सर। हाँ वही ऐसी हैबिट लगातार प्रैक्टिस से हैबिट ले आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी चीजें। जी 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 ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एग्रेसिव नहीं होना वहां पर, बहुत तेज लाउडली नहीं बोलना, कि ये नहीं होना कि नहीं मैं ही ठीक हूँ सर आप गलत हो। तीसरा बात, जो जॉब कर रहे हैं आपने से कोई, बहुत से लोग जॉब भी कर रहे होंगे ना। मैं तो नहीं करना हाँ जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब प्रोफाइल ढंग से कर ले जाइए। कोई हो सकता है असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है कोई डीएसपी हो सकता है कोई बीडीओ हो, बहुत सारे लोग हैं ना। तो जॉब प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कि वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे हैं, भाई आपके अंदर हम क्यों आपको क्यों चुने, यानी कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं ना हम मार्केट में, तो हम ये प्रोडक्ट ही क्यों खरीदें,
कोई एक बिजनेस वो होता है, सेलर होता है, वो बताएगा कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, यानी हमें क्वालिटी ही बतानी पड़ती है सॉरी, हमें अपनी क्वालिटी बतानी पड़ती है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है, मेरे अंदर क्या पॉजिटिव है। अगर मैं एचडीएम बनता हूँ या डीएसपी बनता हूँ तो मैं किस अपनी पॉजिटिवनेस से किसको सिचुएशन को कैसे डील कर पाऊंगा, ठीक है, यही आपको ये करना है अभी से। और इनको सर कुछ और इसमें ऐड कराना है? एक ही ऐड करेंगे, एक्चुअली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, सारी पोस्ट के लिए आप ऑफिसर्स और बाकी जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस रहता है डिसीजन मेकिंग का। आपको इसलिए ऑफिसर बनाया जाता है कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मानी जाती है, होनी चाहिए। तो जो इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वहां पर आप डिसीजन ले रहे होते हैं आंसर्स के बारे में, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज सर आपने जो कही थी उसमें गवर्नमेंट के जो एंटी पार्ट आता है, जी तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि साइकोलॉजी ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो दो चीज होती है उसमें, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जी पॉलिसी जी मेकिंग जो होती है जो जनभावना के आधार बनती है और हमारी पब्लिक जो पार्लियामेंट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत सारी चीज बनती है हमारी, तो उसमें लगभग कमी नहीं होती, माना जाता है ये चीज, और होती है बात तो इम्प्लीमेंटेशन है। एक्सेप्टेड। जी तो अगर कोई इश्यू आता है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरह देखे, स्पेशली जब भी एनालिसिस कर कीजिए किसी चीज का तो जरूर देखिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन में इश्यू है, एज एन ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से इश्यू है, या पॉलिसी जो मेकिंग थी उसमें इश्यू है। तो आप खुद पाएंगे कि पॉलिसी तो लगभग सही रहती है, मैक्सिमम इश्यू आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जी जी इम्प्लीमेंटेशन में, जिसका पार्ट आप खुद बनने जा रहे हैं। तो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि आप एक अच्छी क्रिटिकल एनालिसिस करके आंसर दे सके क्या चीज हो सकती है नई वाली। जी सर प्लीज। जी ठीक है, अभी किसी की क्वेरीज हो तो वो डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, अभी मैडम हैं सब चीजें। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। आकाश गौतम जी 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 प्लीज। सर। जी सर, मैं आगरा से हूँ। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे मेरे को लगता है सर, मैं इंग्लिश में अगर इंटरव्यू रहता है तो मैं थोड़ा अच्छे से दे सकता हूँ, जैसे यूपीएससी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सर जैसे पैनल कभी कभी हिंदी में भी पूछता है, जैसे पहला ही सवाल आ गया अपने बारे में कुछ बताइए, तो अगर हम उस टाइम पे अपने बारे में कुछ बताइए, तो अगर हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि बाकी आंसर हम हिंदी में दे सकते हैं क्योंकि हम सबको हिंदी आती है, लेकिन मैं सर इस फर्स्ट सवाल को लेके था कि हम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे दे तो ये उनकी ऐसा तो नहीं है कि वी आर डिसरिस्पेक्टिंग देम, अगर देखा जाए इस तरीके से। थैंक यू सर। आकाश इसमें आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा इसमें, पहले देखिए आपकी हिंदी काफी अच्छी है, इसमें डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज थोड़ा एक सोच देखिए कि आप जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एसडीएम से लेके कोई भी ऑफिसर बनेंगे, आपको पब्लिक डीलिंग नॉर्मली जो करनी है जी वो सर। हिंदी मीडियम पीपल के साथ करनी है। जी सर। तो ऐसे में जो एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, चूंकि उनके साथ कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। जी तो कभी कभी इंग्लिश में होता क्या है कि एक फियर फैक्टर आ सकता है, जो कि कैसा उसमें लग सकता है कि आप क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे पब्लिक के साथ। जी लेकिन चूंकि अगर आपको इसमें दो चीजें हैं, कम्युनिकेशन पहली चीज है, सेकेंडरी चीज जो बताई हमने अभी, जी अगर आपको ये लगता है कि आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हिंदी में, तो यू कैन डिसाइड अपॉन द थिंग्स, बट लेकिन अगर कर सकते हैं, और चूंकि आप जो भी यूपी से हैं तो नॉर्मली आपका जो है जी हिंदी मीडियम का पूरा सराउंडिंग रही होगी, जी जी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत होती है, कहीं हेजिटेशन हो रहा होगा। जी क्योंकि हम मैक्सिमम जैसे मैडम कह रहा होगा, काफी लोगों का इंग्लिश मीडियम रहता है मेंस का, जी लेकिन हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जी इवन सचिन सर बताएंगे कि एक है साथी हमारे, तो उनका जो है इंग्लिश मीडियम था यूपीएससी में भी, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू जो दिया था हिंदी में दिया था वहां पर। ठीक है सर, मैं यहाँ पे इनको ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आप जहाँ पर भी कभी हिंदी में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आप सीधे चेयरमैन को या मेंबर को बोल दो, सर मैं क्या मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ, वो अलाउ जी करते हैं इस जी चीज को, जी वो अलाउ करते हैं। जैसे मुझसे कहा था कि अभी मैं 2015 वाला इंटरव्यू दिया था मैंने, उन्होंने मुझसे सीधे इंग्लिश में शुरू हो गए, तो मैंने उनको बोला सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। जी उन्होंने मेरा टोटल पूरा हिंदी मीडियम से चला है। जी इसी तरीके से मेरे यूपीएससी में, क्योंकि जब मैंने डीएफ में भरा था मैं हिंदी मीडियम से हूँ,
पूरा मेरा इंटरव्यू हिंदी में चला है। तो मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन इन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे, सब लोग कंसीडर करते हैं। आप बेझिझक होकर अपनी बात कहिए कि सर मैं क्या अपना इंटरव्यू, अगर आप पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहते हैं तो भी दे सकते हो। अगर चेयरमैन से बोल दीजिए सर मैं इतना कंफर्टेबल फील करता हूँ, बेहतर है। तो पहले इसमें वैसे पहले कोई प्रायोरिटी issue कंप्लीट होता नहीं है, जी इसमें कोई खास इशू होता नहीं है। ओके जी, यस इशू होता नहीं है ना मैडम? नहीं होता। लेकिन हाँ। लेकिन अगर कंफर्टेबल हिंदी में भी हो सकता है तो हिंदी प्रेफर कीजिए, प्रेफरेंस जो होनी चाहिए। जी जिस सर लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जी पहली चीज जी। कम्युनिकेशन। वही चीज ना, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है जी और फिर कंफर्टेबल कैसे हैं, पता चला हम वो हमें जानना चाह रहे हैं, हम ढंग से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे अपने बातों को, तो सर ये जी। नेगेटिव रहता है। तो मेरे बेहतर है कि अपने चेयरमैन से बोल दिए सर मैं इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, वो अलाउ करते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक मुझसे हो तो थोड़ा सा मुझसे पूछ लीजिए। एक्चुअली बच्चे हाँ मुझे हाँ बड़ा हाँ परेशान कर रहे हैं। हाँ हाँ ओके। मैडम से पूछना कोई क्वेश्चन, ये मैडम को भी फिर कोई मैं कोई और क्वेश्चन अगली मैडम बार से कोई और टाइम डिसाइड करूंगी। जी दिस इज द पीक टाइम एक्चुअली फॉर किड्स। हाँ ये बड़ा चीख रहे हैं। कोई बात नहीं मैडम, हम लोग डील कर लेते हैं, फिर अभी हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है सर? राय सर, सर प्लीज। ठीक है ओके मैम? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। हेलो, हाँ ये सूरज बोल रहे थे ना अभी आगरा से, कौन? सर आकाश आकाश आकाश। देखो जी आकाश, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ओके ठीक जी है? सर अगर लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, आपको जैसा राही सर जी ने सर बताया है, जी आपको एचडीएम बनने पर अधिकतर जी मोस्टली सर सारे काम हिंदी में करने पड़ेंगे, तो अपना अगर बेहतर हो सकता है हिंदी में भी साथ साथ यूज कर सकते हो। और जी हिंदी सर नहीं बल्कि आपको गांव की लैंग्वेज से टच लाना पड़ा, डायलेक्ट जो होती है जगह जगह की। जी मान सर लीजिए आप जो है इटावा में आएंगे तो अलग तरह की डायलेक्ट होगी, जी ब्रज भाषा आपकी अलग होगी, और पूर्वांचल जाएंगे तो अलग तरह की भाषा मिलेगी। तो जो लोकल पीपल होते हैं आपको तो कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी समझने वाली चीजें। जी सर बिल्कुल जी तो जी आपका पर्पज ज्यादा प्रॉपर चीज, जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैडर्स होते हैं जी उनको सर लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ अलग पे से। लैंग्वेज सिखाई जाती है सर, वहाँ पे बाद में लैंग्वेज सिखाई हम्म, जाती है, ठीक है? वो इशू हम वही वही चीज समझ के चलिए ना यहाँ पे। जी आप सर इतना इतना हिंदी बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं आएगा अब, लेकिन जी मैं यही कहूंगा आप कंफर्टेबल अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो जी सर चेयरमैन को बोलिए सर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ? तो डेफिनेटली जी आपको अलाउ करेंगे, ठीक है? जी सर थैंक यू सर फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी इज कम्युनिकेशन। जी सर थैंक यू सो मच सर नेक्स्ट कौन है कोई? सर ड्रेस में कोट यूज कर सकते हैं यार, हल्का वाला, मतलब गर्मी है वैसे तो, क्या पैंट शर्ट ही सही रहेगा? देखिए जिस हिसाब से गर्मी है, क्योंकि इन दिनों गर्मी काफी है, ऐसा हो सकता है कि आप कोट वोट पहन के गए, टाई भी लगानी पड़ सकती है, लगेगी है ना, क्योंकि कंफर्ट बेस्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा यस ना हो उस कंडीशन में आज आप अनकंफर्टेबल फील हो, ठीक है? अगर मान लीजिए अपनी कोट जो आप कोट कंफर्ट, कर लिया, कोट में अगर पसीना आ रहा होगा तो एक अजीब सा सेंस होगा ना, क्या है हाँ नहीं सर? आप बिल्कुल जो लाइट स्काई कलर की जो शर्ट है वो टाई लगा सकते हो, कोट डबल मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ेगा इस चीजों, क्योंकि गर्मी है। अगर नवंबर होता, अक्टूबर होता, तो मैं आपको कहता कि अलाउ कीजिए, ठीक है? आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो इस पीरियड में देखने पैंट शर्ट पहन के ही आ रहे हैं सभी लोग, ठीक है? आप एक्स्ट्रा बर्डन हो गए या वो बन के अपने आप को परेशानी में मत डालिए, इंटरव्यू सेंटेंस बोला, ठीक है? कंफर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अनलेस यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो वहां पर सहज महसूस नहीं कर पाएंगे, सहज महसूस नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बिल्कुल। सर आंसर देते टाइम ऐसे हैंड यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर इंडिया और चाइना, इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई चीज, वो एडवाइजेबल है क्या? सिर्फ हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए? इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज मानी जाती है, जब आप हैंड मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आई टू आई कॉन्टेक्ट जो होता है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है सामने वाले का। तो वो आपके आई टू आई कॉन्टेक्ट से एक साइकोलॉजिकली एक आपका जो फोकस एरिया वो पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि जब तक बहुत जरूरी चीज ना हो आपको कम से कम करना, मतलब अवॉइड दैट थिंग। कोशिश करें ना कम से कम यूज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हर एक बात पे आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे यस ऐसे, ये गलत होगा। कम से कम, क्योंकि ये तो नॉर्मली ह्यूमन नेचर है कि आप बात करते करते ऐसे वर्ड आ ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं एग्जैक्ट। आप बिल्कुल
ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसा करके बैठ जाओ, ऐसा कि हिलाओ मत, ये बहुत नेगेटिव है। कोई उठ सकता है लेकिन बार बार नहीं, इसका रिपीटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, गर्दन को यूं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी हमारा पर्सनैलिटी को बताता है। एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट कोई? हेलो सर। हेलो सर आपने सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे आप कुछ बोलने वाले थे, लेकिन फिर सर वो पॉइंट वहीं रह गया था। तो आप सर एक बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करें उसके ऊपर बता सके सर। थैंक यू। देखिए, ये आकाश बात कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। जी सर। देखो, सिचुएशन बेस्ड आपकी काफी कंडीशन आ सकती है। जैसे आप एचडीएम हो, ठीक है, एचडीएम हो और आप किसी तहसील के, जाहिर सी बात है, कोई तहसील में मिले हुए चार्ज मिला हुआ है आपको। अब सपोज दैट कि कोई एक किसान आदमी है, ठीक है, वो अपने खेतों में जा रहा था, उसको लिए बिजली के तार से उसकी डेथ हो जाती है, करंट लग के उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, गांव वाले उसकी डेड बॉडी मेन रोड पे रख देते हैं। ठीक है, मेन रोड पे रख देते हैं। उस कंडीशन में कि जाम लग जाता है, काफी कुछ जाम लग जाता है, परेशानी आ जाती है। आपकी तरफ से जी सर। तो उस कंडीशन में आप क्या, वो जाम भी हट जाए, किसान अपने हिंसक भी ना हो, मतलब एग्रेसिव भी ना हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसका लॉस भी ना हो, सब काम इजीली हो जाए। उस कंडीशन में आपका क्या रोल होगा? मतलब कुछ सिचुएशन बेस्ड बता दिया उन्होंने, बताइए आप क्या करोगे? सर मैं बोलूंगा कि कभी कभी जब एक ऑफिसर बात करना चाहता है, कभी कभी सर गांव वाले लोग ये चाहते हैं कि उनकी बातें ही सुन ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप वहां जाके उनसे बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जानना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, और फिर आप उनको समझाते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम किस हद तक हम इसको सर सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके और हम बताएं उनको कि हम अपने सीनियर्स को इस बात को बताएंगे, और जहां तक ये चीज पॉसिबल है हम इसको आपकी मांग को पूरी कर देंगे। लेकिन देखो, आपको पता होगा भीड़ की ना को आंख होती है ना भीड़ के कान होते हैं। ठीक है, जी सर। तो भीड़ की आंख और कान, हाँ, अपने दिमाग देने के लिए हम सब भीड़ को तो बोल नहीं सकते ना एक साथ। पता चला कि हम लोग फोर्स के लिए हम अकेले गए, मतलब अपने स्टाफ के साथ, भीड़ एग्रेसिव भीड़ ने हम पे अटैक कर दिया, फिर ये भी तो हो सकता है ना एक चांस, एक कंडीशन ये बन सकती है। क्योंकि वहां उनका किसान की डेथ हुई है, किसान की जगह कोई और भी ले सकते हो कि मतलब कोई बच्चा एनएच पे रनिंग कर रहा था, मॉर्निंग में ट्रक आया, ट्रक गिर गया। केसेस मिलेंगे आपको ऐसे, जब एचडीएम बनोगे आपको केसेस मिलेंगे। भीड़ की कभी कान नहीं होती, नाक नहीं होती, आंख नहीं होती। ठीक है, जी सर। जी सर। तो आप सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं, ना, संवेदनशीलता, ये सब पढ़ते हैं इसमें। तो आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है, हम भीड़ से बात नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, हमें बहुत ही संवेदना है, बहुत ही दुख है, गलत हुआ है, जैसा आपने बात की एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, कि हम आपकी बातों को ऊपर प्रशासन तक पहुंच जाएंगे, जल्द से जल्द मुआवजा राशि आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन हम भीड़ की बात ना करके आप अपने में से कोई एक अपना नेता, अपना कोई एक व्यक्ति भेज दीजिए जिससे हम कोऑर्डिनेट कर पाए, क्योंकि हमसे ज्यादा वो अपने लोगों की बात को समझेंगे। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का यही होता है, भीड़ को एग्रेसिव भी ना होने दें, हमारा काम भी निकल जाए। तो आप कहोगे लोकल आदमी में से हो सकता है, गांव का प्रधान भी हो सकता है, हो सकता है भीड़ में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, या जिन्होंने ग्रुप बना के उनका कोई आदमी हो सकता है, उसको ले लीजिए। ठीक है, आप आइए, हम जो कानूनी कार्रवाई होती है आपके साथ चलते हैं, आप उनको सही है। तो इसमें क्या है, बीच में पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ट्रस्ट जो गैप होता है, वो आप क्या गैप को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो आप पे बनना है। इससे क्या धीरे धीरे आपको हमारा डेड बॉडी को उठा के रोड पर खाली कर देंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने कोई ठीक है नहीं हटा, डंडा लाठी चार्ज करवा दिया। लाठी चार्ज लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लाठी चार्ज कोई ऑप्शन नहीं, लास्ट होना चाहिए। हमारे सारे ऑप्शन बंद हो गए, सब हो गए, हाँ, बहुत सारे पत्थरबाजी है, बहुत सारी कंडीशन में, और हर बात को उच्च अधिकारी को निर्देशित या उनको संज्ञान में लेके आना चाहिए। ठीक है, कि हम सब स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहे हैं।
ये होता है, क्योंकि जब तक आपका और पब्लिक का आपस में ट्रस्ट नहीं होगा, हम कहते हैं पार्टिसिपेशन नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये पब्लिक सर्वेंट हम किस बात के फिर? हमें पब्लिक सर्वेंट बनना ना। यूपीपीएससी ने यूपीपीसीएस ने 4th पेपर रखने का पर्पस क्या रखा है? हमें ज्यादा संवेदनशील बनाने का, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ये सब जो वर्ड जो पढ़ा है वो हमें वही इम्प्लीमेंट तो करना है ना उसी कंडीशन में, ठीक है। आप ये मत कह दीजिएगा हम आपको मुआवजा नहीं दिलवाएंगे, ये गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। हमें उस वक्त की संवेदनशीलता दिखानी है, उनके साथ सहानुभूति दिखानी है, ठीक है। वो करके उनके लीडर को लेके अपना सॉर्ट आउट करा सकते हैं, ठीक है। जब भी आप तैयारी करो तो एचडीएम के मतलब सिचुएशन बेस्ड अपना सोचते रहा करो, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आगरा हो, ठीक है, अगर आप आगरा में हो, एचडीएम ताजमहल जो होगा वहाँ पे ताज एरिया वाला, वहाँ के 4 संभाले हो, आपको पता चलता है कि कोई फॉरेन टूरिस्ट आती है और उसके संग कोई छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। छेड़छाड़ करने के लिए टूरिस्ट जो गाइड होता है उसी ने करी है, वो सिर्फ आरोप लगा रही है, जबकि गाइड मना कर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्योंकि देखो अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो भारत की इंटरनेशनल लेवल पे छवि खराब होगी। महिला का मुद्दा है, जहाँ महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं वहां उसका शोषण हो रहा है, ठीक है। जब मैसेज जाएगी तो जाहिर चलो डिप्लोमेटिक कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई अमेरिकन वुमेन से कोई बदतमीज हो गए, रेप हो गए, सब चीजें, तो वो चीजें हैं, तो आप उसमें क्या करोगे? एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जब हम किसी को पहले क्वेरी कराना, जांच करा दो ना, जांच होना, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी ये देखो एक ऑफिसर को कभी भी इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हम बोलते हैं फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, तो फैक्ट तो होगा। मान लो वो कह दी इस एरिया में मेरा वो छेड़छाड़ हुई या रेप हुई या इसने मेरे से बदतमीजी करी, हो सकता है हम जांच कराएं, सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, उसके अराउंड में रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले, तांगे वाले, ये सब होते हैं, उनके बयान दर्ज कराएं, ठीक है, हमारे पास फैक्ट हो जाएंगे। कभी ऐसा ना हो कि हो सकता है पैसों को लेन देन की वजह से उन्होंने गाइड पे कोई आरोप लगा रहा हो, जस्टिस होना चाहिए ना, तो हमें जस्टिस करना है, ऐसा नहीं एक साइड हम बोल रहे हैं। तो हमेशा नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है, दोनों साइड को सुनने का। आप जब एचडीएम आप 4 संभालेंगे तो दोनों साइड को सुनिए, उसके बाद जो बेस्ट आंसर होता है वो आप दीजिए, ठीक है ना। और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली या टूरिस्ट की कोई संभावना, वो सब आप तैयार कर लीजिएगा एचडीएम ग्रुप में। एजुकेशन, आप एक क्वेश्चन होता है एचडीएम क्यों बनना चाहते हो, क्वेश्चन आता है ना, एचडीएम क्यों बनना चाहते हो? सर कि जब हम इस सर्विस के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो हम सर ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ला सके। तो जी सर, तो अगर हम सर जैसे बाकी जो पोस्ट हैं, जैसे एजुकेशन ऑफिसर हो गया या सर डेप्यूटी एसपी हो गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, उसमें लोगों के लिए जस्टिस ला सकते हैं। पर एसडीएम सर जो अपनी डिवीजन में सारे विभाग का सर इंचार्ज रहता है, तो हमारे पास सर एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम ज्यादा लोगों का हर फील्ड में सर हम वो काम कर सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि हम लोगों की सर सहायता कर। वही चीज ना, मान लो आपको अकाउंट सर्विस मिल जाए यहाँ पर स्टेट में, तो आप क्या एक फील्ड में काम करते लोग, हो सकता है थोड़े दिनों बाद आप उब भी जाओ, लेकिन एचडीएम में ऐसा प्रशासनिक पद है, अब बहुत सारे फील्ड में आप काम कर सकते हो, जो सामाजिक सोशल वेलफेयर के जो हम बात करते हैं उसके लिए काम कर सकते हो, ठीक है। अपने आंसरों में चाहिए। हाँ सर, हमने इसके लिए प्लान किया हुआ है कि जो डिफरेंट पोस्ट है टॉप वाली, सबका एक सेशन कराएंगे, जो बच्चे जो होते हैं ना, जैसे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, जानकारी नहीं है क्या है, वो एचडीएम की रिगार्डिंग बात करेंगे, बता देंगे क्या क्या इसके ड्यूटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ना। ऐसे डीएसपी होंगे, कोई होंगे, उनके ऑफिसर्स, वो आपको सब हम लोग सेशन इसको कराने जा रहे हैं। सर हम अपना इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं सर, कि जनरली क्या पोस्ट प्रेफरेंस सही रहेगा। सबसे सामने आ रही है जी, ये समस्या सबसे सामने आ रही है, पोस्ट प्रेफरेंस की समस्या आ रही है। तो जब जान जाएंगे जॉब के बारे में जी सर, आप सही से आप चीजें कर पाएंगे कि कैसे से क्या करना है जी सर। तो आप जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में भी क्या होता है कि मान लीजिए कि अब डिप्टी एसपी भरे या असिस्टेंट कमिश्नर शीर्षक भरे, तो हमारे पास दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं कि डिप्टी एसपी वाले भी हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स, और डिप्टी एसपी से जो
डीपीएससी असिस्टेंट कमिश्नर शिक्षक है वो भी हमारे पास हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर जो कॉमर्शियल टैक्स से डीपीएससी बने वो भी एग्जाम्पल हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सब चीज देख पाएंगे सब चीजों को। तो इसलिए हमें सेशन अलग से कराएंगे इस बारे में कि आपकी क्या क्या आपकी मतलब कोई डिसीजन होना चाहिए, आपका वेल नोन होना चाहिए। तो अभी क्या है जैसे सर आप सभी सर्विसों के बारे में जान लेंगे ना, फिर आप अपने आप से खुद से पूछिए कि मेरा नेचर किस हिसाब से है। पता चलेगा आप पुलिसिंग में चले गए, 24 आवर करके ड्यूटी करने का आप में हैबिट नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स मूड में रहने वाले, सुकून की जिंदगी जीने वाले हो, तो उस टाइप का, क्योंकि उसका आपका एटीट्यूड भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। आप पुलिसिंग में चले गए, एटीट्यूड है नहीं आपका, तो आप परेशान हो जाओगे वहां पर भी। ठीक है, सपोज दैट आपका अकाउंट सर्विस का है बहुत शौक, एसडीएम में परेशान हो जाओगे। अगर आपको सुबह से शाम की जॉब चाहिए, 10 to 5 वाली जॉब चाहिए, तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। हाँ, 10 to 5 वालों के लिए एसडीएम डीएसपी पोस्ट बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपके असिस्टेंट कमिश्नर बहुत बेस्ट पोस्ट होती है, 10 to 5। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं, हफ्ते में आराम से बैठिए, ये होता है। अगर आप पुलिस जाओगे तो संडे आपको पता नहीं, मंडे आपको पता नहीं है, आपको एसडीएम का तो आप रिस्पांसिबल पोस्ट पर हैं तो आपको चार चीजें रहती है, सेम ये कंडीशन के साथ होती है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट कोई क्वेरीज? राखी आपकी कोई क्वेरी राखी? तो इसमें हम लोग जो है और क्वेरीज जो हो आप प्लीज रेज योर क्वेरीज हियर। और जैसे सर इनके जो 2-3 क्वेश्चन जो आए थे ग्रुप में आए थे मेरे पास, हम लोगों ने जो कोचिंग वाले उन्होंने ग्रुप चला रखा है, तो उस पर एक क्वेश्चन ये आया था इनका कि इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट बताएं कौन से न बताएं। हाँ देखो, अमूमन हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को बताइए। तो बहुत से लोगों को सर मेरा नाम ये वो है, मेरा नाम मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गांव से आया हूँ, ये चीज होता, ऐसा नहीं दिया जाता। अगर देखो दो कंडीशन है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में अंतर है। यूपी पीसीएस आपका नाम नहीं पूछेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा आप कहाँ से आए हैं, आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या थे। ठीक है, जो जिसका भी क्वेश्चन होगा कि मैं बता रहा हूँ वो यूपीएससी के लिए ठीक है, आपने आपको बताइए, तब आप बताओ मैं आकाश प्रताप सिंह, मैं सर आगरा जिले से बिलोंग करता हूँ, मैंने 2012 में ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया, उसके बाद मैं 2 साल जॉब किया हूँ, ऐसा बताना पड़ता है ना। उसके बाद 2016 से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस साल का इतना अनुभव है, मेरी हॉबी ये है, हॉबी बताना पड़ता है ना, मेरी हॉबी ये है। अब लेकिन यूपी पीसीएस में क्या हो गया, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया, अपने आपको बताइए बिना अपना नाम लिए हुए और अपना प्लेस बताए हुए, जन्म स्थान। ठीक है सर, मैंने 2004 में या 6 में हाई स्कूल किया है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने पीजी किया इस सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ इस सन में किया है। ठीक है, मैंने 2 साल का सर्विस यहाँ किया था। मेरी हॉबी ये है, जो भी आपकी हॉबी हो, क्रिकेट खेलना या क्या फोटोग्राफी हो गया या ये मूवीज देखना या सॉन्ग सुनना, जो भी आपकी हॉबीज हो उसके बारे में बताना है। सर मेरा सिविल, फिर लास्ट में बता दीजिए मेरा सिविल सर्विसेज में ऑप्शन मैंने इसके साथ पे एग्जाम लिखा है, बस खत्म। इसमें कोई स्पेसिफिक, लेकिन ये सीक्वेंस होना चाहिए। जी सर। सर ये सर एक अवधारणा बोलेंगे शायद ये बनी हुई थी कि इंटरव्यू में जितना कम अपने बारे में बता सको उतना कम बताइए, तो नहीं ये देखो, तो नहीं देखो अगर आपको ध्यान हो, हमने ग्रुप के माध्यम से डेफ मांगने की कोशिश करी थी। ठीक है, जो एप्लीकेशन मांगी है, कुछ बच्चों को कह रहे थे कि लंबी एप्लीकेशन है, वो ऐसी यूपीएससी में डेफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये एप्लीकेशन है, उसको हम डेफ बोलते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें क्या है, जो संभावित जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन सकते थे, हम लोगों ने चाहा था वो उस एरियाज को आप लोगों को बता दें कि कैसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसका मतलब, मान लो कोई नेट वाला बच्चा है तो वो नेट को छुपा रहा है, इसका मतलब उसको अपने ऑप्शनल पे विश्वास नहीं है। ठीक है ना, यही तो बात हुई।
जी सर, जी सर, भाई जरूरी थोड़ी ना हर नेट जेआरएफ वाला असिस्टेंट प्रोफेसर बनता हो, जी नहीं है। ऑप्शन को हमने कैरियर, अनिश्चित भरा कैरियर है सिविल सर्विस का, जी एक विकल्प के तौर पर रख लिया, ऑप्शन के तौर पर रख लिया, क्या बुराई है? जी सर, देखिए आप ऑनेस्ट बन रही है ना। यस सर, आप ये मान के चलिए आपके सामने जो बैठा हुआ है जी सर, वो आपसे हमसे ज्यादा जानता है, ये मान के चलिए। एग्जैक्टली। आप उनको घुमाइए मत, बोल दीजिए सर मेरा भी विकल्प था, विकल्प के तौर पे मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और मैं सिविल सर्विसेज में ये करना चाहता हूँ। राइट सर? हाँ सर, एक चीज थोड़ा यही मुझे लगता है, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम वाले होंगे, तो उन्हें पता नहीं होगा कि जैसे गेट से एंट्री करते हैं लोग, आयोग का गेट होता है, गेट से एंट्री करेंगे तो पहले इंटरव्यू हॉल में डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करा के जो होता है प्रोसेस होता है, हाथ में कागज देके, तो वो तो ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा सा इनको। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसा आप जब जाओगे इंटरव्यू देने तो पहले आपको एक फाइल, वो गेट, मेन गेट पे रोक लेंगे, फोर्स गार्ड वार्ड जो खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होंगे, तो आपको इंटरव्यू गेट में लेटर देखेंगे, इंटरव्यू लेटर होगा आपका, तो वो देख के आपको एंट्री करेंगे, ठीक है। और सर आपके गार्जियन अलाउ नहीं होते अंदर? गार्जियन अलाउ नहीं होंगे, आपको अकेला जाना पड़ेगा। वो कोशिश करते हैं, फोन को भी अलाउ नहीं करने देते, वो तो लोग बैग बैग में डाल दो, फोन अलाउ नहीं करते। उसके बाद क्या करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको एक रूम में ले जाना पड़ेगा,